फर्स्ट जनरेशन लॉयर को द पॉइंट इज रेपुटेशन, टैग। भाई साहब अपने नाम पे डेंट नहीं आने दें। जूरिस्प्रूडेंस जब हम पढ़ते हैं तो एक जूरिस्ट हुए हैं रॉस्को पाउंड, ओके, उन्होंने एक थ्योरी दी है सोशल इंजीनियरिंग की। उन्होंने बोला कि अगर एक आर्किटेक्ट गलत पुल बना दे हाँ जी, तो कितने लोग मरेंगे, 1000 2000 नीचे ऊपर रख के। अगर कोई डॉक्टर गलत सर्जरी कर दे तो पेशेंट मरेगा, उसके परिवार वाले इफेक्ट होंगे। लेकिन अगर एक वकालत में गलत फैसला आ जाए तो वो पूरे मासेस 140 करोड़ के देश को इफेक्ट करेगा। सब आपको लोग एक सर्कल बना देते हैं, विशियस सर्कल। एक विशियस सर्कल जब बन जाता है ना तब आप डायवर्ट हो जाते हैं जी। तो बहुत अहम है कि अगर इस पॉडकास्ट में कोई एक बच्चा भी ऐसा रह गया जो इसको सुन के उस डायरेक्शन में वापस चला गया तो मुझे लगता है पर्पस अचीव हो जाएगा मेरा। Exactly. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ध्रुव है और आज हमारे साथ जो हैं उनका नाम है डॉक्टर अंकित गुप्ता, जो कि एक डिवोर्स लॉयर है, डिवोर्स एक्सपर्ट भी कह सकते हैं सर को, क्योंकि सर ने बहुत सारे डिवोर्स करा रखे हैं जो नहीं हो पा रहे हैं। तो सर आज हमारे साथ डिस्कस करने आए हुए हैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर के बारे में, मतलब जो लोग फर्स्ट टाइम लॉ को एज ए प्रोफेशन अटेम्प्ट कर रहे हैं इन दियर फैमिली। तो सर उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या हिकअप्स आते हैं, क्या अप्स डाउन्स आते हैं, उसके बारे में आज हम इस पॉडकास्ट में चर्चा करेंगे। अगर आप अपना करियर एज ए लॉयर स्टार्ट कर रहे हैं तो प्लीज इस पॉडकास्ट को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। तो अंकित सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू ध्रुव जी, थैंक यू। अंकित सर, आप एक छोटा सा आपका इंट्रोडक्शन हो जाए फर्स्ट ऑफ ऑल। देखिए, I am Dr. Ankit Gupta. I am a practicing advocate in Delhi District Courts, Delhi High Court and Supreme Court. I have been practicing since 13 years now, and I am majorly doing civil and matrimonial matters in all courts across Delhi NCR. I am a first generation lawyer. तो सर थोड़ा सा बताएं कि कैसे ये फर्स्ट जनरेशन जो है लॉयर की, वो जर्नी स्टार्ट कैसे होती है और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और आपने कैसे स्टार्ट किया और आपकी इंस्पिरेशन कौन थे? देखिए, बेसिकली फर्स्ट जनरेशन लॉयर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट जनरेशन लॉयर तो अपने आप में जिसे कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जिसके पूरे खानदान में कोई वकील ना हो और आज वो वकालत की तरफ गया है, लॉ की स्टडीज़ की तरफ सोच रहा है या लॉ की स्टडी कर चुका है और वो फर्स्ट जनरेशन लॉयर बने अपनी फैमिली में। बहुत ही टफ एक पाथ है, एक नोबल प्रोफेशन है। समझना ये पड़ेगा आज के हमारे यूथ को, हमारे यंगस्टर को, कि हम वकालत में क्यों आए। जी, सबसे पहले अगर हम ये समझ लें कि हम वकालत में क्यों आए, हो सकता है हम न्याय परस्त हैं कि हमें न्याय दिलवाना है लोगों को, हो सकता है हमें नेम और फेम पाना है वकालत के अंदर, हो सकता है हमें पैसा अच्छा कमाना है, हो सकता है हमें लिंक्स जनरेट करने हैं। इस वजह से कोई ना कोई एक कारण होता है, किक पॉइंट होता है जिसके अंदर हम वकालत में आते हैं। तो हमें ये पहले तो असेस करना है कि हम क्यों आए वकालत के अंदर, और उसके बाद हमें वकालत में एंट्री करनी है। वकालत फर्स्ट जनरेशन का जो पेशा है वो एक वन ऑफ द टफेस्ट पेशा है, बट एट द सेम टाइम वन ऑफ द मोस्ट ल्यूक्रेटिव पेशा भी है, जिसके अंदर आप इंजॉय भी बहुत करेंगे। आप डे वन से चैलेंजेस लेना शुरू कर देंगे और डे वन से आप अपने आप को जस्टिफाई करना शुरू कर देंगे। तो जो जर्नी आपने बात करी कि कैसे एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर की जर्नी है, कहाँ से वो शुरू करता है। देखिए, पहली बात, सबसे पहली टिप आपके पॉडकास्ट में, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन लॉयर अधिकतर देखेंगे या जो बच्चे लॉ करना चाह रहे हैं वो देखेंगे जी। तो सबसे पहली टिप कि अपने जो लॉ स्कूल की पढ़ाई है उसको हम कैसे पढ़े। वो ही मूल पढ़ाई है, बेसिक पढ़ाई है, जो आपको हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हर जगह काम आने वाली है। ओके। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस आपको देनी है अपनी एजुकेशन सिस्टम पे जी। अच्छे इंस्टीट्यूट से लॉ कीजिए। आजकल देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो खाली एजुकेशन बेस्ड नहीं है, खाली अटेंडेंस बेस्ड है कि आप अटेंडेंस ले लीजिए और आपको डिग्री दे देते हैं। जी जी जी। दैट इज द मेन फैटलिटी इन आवर लीगल प्रोफेशन टुडे, जहां पे वहां पे पढ़ाई ठीक नहीं हो रही है, फैकल्टीज अच्छी नहीं है। तो प्राइम ऑब्जेक्टिव फर्स्ट जनरेशन लॉयर को ये देखना चाहिए, फर्स्ट जनरेशन लॉ स्टूडेंट को ये देखना चाहिए कि उसकी एजुकेशन जो है वो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से हो, फैकल्टीज अच्छी हो और वो पढ़ाई में इंटरेस्ट भी दिखाए। साथ ही साथ ये भी बहुत अहम है कि आप कितना अच्छा पढ़ते हो, क्योंकि देखिए
अगर 5 साल वाले लॉ कोर्स की बात करें तो 10 सेमेस्टर होते हैं, हर सेमेस्टर में लगभग 6 सब्जेक्ट होते हैं, 60 सब्जेक्ट हो गए। 60 सब्जेक्ट्स के अंदर संभव नहीं है 1 घंटे के लेक्चर के अंदर कि वो पूरा लॉ पढ़ा दिया जाएगा। धाराएं बहुत है, 1,000 धारा भी है एक टाइम पे याद करने वाली, तो वो फैकल्टी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो मेन उद्देश्य ये है कि आप अपने आप के अंदर खुद उसको इम्बेड करें कि आप वकालत में क्यों आए हैं। अगर आप वो एजुकेशन बहुत बढ़िया तरीके से कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि आपने 50% बैटल तो जीत ली। 50%, बिकॉज नॉलेज इज द की फॉर अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर टू गेट सक्सेस इन दिस प्रोफेशन। अगर उसे नॉलेज नहीं है तो खत्म, फिर वो हमेशा यही देखता रहेगा कि मेरा सीनियर मुझे गाइड कर दे या मैं कौन सी लॉ बुक खोल के पढूं, तो वो बीच में ही रह जाएगा। दूसरा बड़ा अहम, जब आपके पास डिग्री आ गई, अब असली स्ट्रगल वहां से शुरू होती है कि अब आपके पास डिग्री आ गई लॉ की, पढ़ तो लिए आप जैसे तैसे, आपने लॉ भी कर ली, अब आपने डिग्री आपके पास जब लॉ की आ गई तो सबसे ज्यादा परेशानी वहां से शुरू होती है, अब मैं करूं क्या। सो एज आई वाज अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर, जिसको अब 13 साल हो गए वकालत में। 2011 में आई कंप्लीटेड माय लॉ फ्रॉम दिल्ली। सो द बिगेस्ट चैलेंज वाज कि अब मैं करूं क्या आगे। मेरी डिग्री है मेरे पास, बिजनेस क्लास फैमिली से हूं, सबका माइंडसेट बड़ा क्लियर था कि बिजनेस करो। अलग करने का मन था, शुरू से एक ललक थी कि लॉ के अंदर कुछ करना है, तो वकालत में आ गए। फॉर्चुनेटली पढ़ाई अच्छी कर ली, दिल्ली में एडमिशन मिल गया तो अच्छी 5 साल का लॉ कोर्स 2006 में खाली एक आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली में कराती थी। उस टाइम पे 5 ईयर लॉ कोर्स कोई भी नहीं कराता था, और वहां फॉर्चुनेटली एडमिशन हो गया, उसके भी अच्छे इंस्टीट्यूट में हो गया, पढ़ भी ठीक से लिए। बट मेन जो स्ट्रगल शुरू हुई वो शुरू हुई कि अब क्या करें। अब डिग्री है हाथ में, एक एज हो जाती है जब आप 12th के बाद 5 साल का कोर्स कर लेते हैं तो एक्सपेक्टेशन फैमिलीज की भी बढ़ जाती है। Exactly. तो फिर ये समझ आता है कि अब क्या करना है। तो वो एक क्रूशियल पॉइंट है हर फर्स्ट जनरेशन लॉयर की लाइफ में, जो सेकेंड या थर्ड जनरेशन लॉयर की लाइफ में शायद ना हो, क्योंकि उसके फादर ने या उसकी मदर ने ऑलरेडी वो स्ट्रगल कर रखी है, तो एक प्लेटफॉर्म दे रखा है। Exactly. अब हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। सो उसमें भी 2 तरीके के फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो सकते हैं। एक जो ब्लेस्ड है फैमिली से, जिनके पास पैसा है ठीक ठाक सा, और मतलब उनको बहुत ज्यादा भी एक्सपेक्टेशन नहीं है पैसा कमाना है। एक उसमें भी सेकंड कैटेगरी है जो पैसा कमाने के लिए इस पेशे में आया है कि वकालत का पेशा बहुत अच्छा है, मुझे इससे पैसे कमाने हैं। सो इन 2 कैटेगरीज के ऊपर अगर हम चर्चा करें तो फॉर्चुनेटली मैं फर्स्ट कैटेगरी से था, जहां पे बिजनेस क्लास फैमिली से तो बहुत ज्यादा पैसे को लेके वो हो अल्लाह नहीं था मेरे परिवार में। बस ये था कि कुछ कर लो, अब तुमने लॉ कर लिया तो एज आई से कि प्रैक्टिसिंग इन कोर्ट फॉर अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर इज समथिंग विच इज वेरी हार्ड। ओके, तो एक अच्छा सीनियर ढूंढना आज की डेट में जो आपको एक्चुअल में वकालत की तरफ अग्रसर कर दे, आपको वकालत में ले जाए, वो बड़ा टफ है। क्योंकि देखिए सीनियर्स की अपनी अपनी फाउंडेशंस हैं, उनके पास ऑलरेडी उनकी सेटल्ड प्रैक्टिस है, वो अपनी प्रैक्टिस के अंदर ऑलरेडी केसेस कर रहे हैं, उनको क्लाइंट डील करना है, उनको आर्ग्यूमेंट प्रिपेयर करना है, उनको ड्राफ्टिंग्स करनी है। कितना ही समय वो एक जूनियर को या एक एसोसिएट को या एक इंटर्न को दे पाएंगे अपने लॉ ऑफिस में, ये बहुत टफ होता है। इंपॉर्टेंट इसमें ये है, अगेन जैसे मैंने कहा कि पढ़ते समय उस स्टूडेंट का, लॉ स्टूडेंट का ध्यान पढ़ाई पे होना चाहिए, तो 50% बैटल वॉन हो गई। सीनियर के साथ काम करते समय अगर उसे कोई सीनियर मिल जाता है तो वो सीनियर के चेम्बर में कैसे बिहेव करे, ये बड़ा अहम मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बहुत मिसिंग है। अच्छा। जो हमने करा तो हम आज यहाँ बैठे हैं, जो बहुत बच्चे नहीं कर रहे हैं, यूथ नहीं कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें सीनियर को सबसे पहले ऑब्जर्व करना है कि वो कर क्या रहा है, पूरे दिन उसकी दिनचर्या क्या है। क्या वो 9:30 बजे ऑफिस आया, क्या उसने रात को 2 बजे भी मेरे से क्वेरी करी, वो 24 घंटे काम कर रहा है या वो 8 घंटे काम करता है, फिर वो क्लाइंट डीलिंग कैसे कर रहे हैं, फिर उसके बाद वो अपने ब्रीफ्स के ऊपर काम कैसे कर रहे हैं, किस तरीके की ड्राफ्टिंग हो रही है, किस तरह से रिसर्च हो रही है। तो किसी भी सीनियर के ऑफिस को अगर हम ज्वाइन करें तो एटलीस्ट 1 महीने तो हम ये सोचे कि हमें समझना है कि हो क्या रहा है यहाँ पे। सही बात है। प्रॉब्लम ये है आजकल जो भी यंग इंटर्न्स या यंग लॉयर्स आ रहे हैं, वो 1 महीने में सोचते हैं कि हमें बस स्टेप इन करना है और हमें आगे फटाफट चेंज करते जाना है, और हमने सीख लिया जितना सीखना था। तो प्रॉब्लम इज
कि अगर वो फोकस नहीं होंगे उस एक महीने, एब्जॉर्ब नहीं होंगे उस ऑर्गेनाइजेशन में या उस लॉ चेम्बर में, तो वो बेसिकली कभी नहीं समझ पाएंगे कि सीनियर क्या करता है जी। उसके बाद बहुत अहम है कि वो उन फाइल्स पे जो काम उसे दिया गया है उस काम को वो कैसे डील करता है, सीरियस लेना, उस पर लॉ रिसर्च करना। देखिए सीनियर ने बोल दिया कि आप एक फाइल है इसके अंदर जो है ना रिप्लाई आप सोचिए क्या बनेगा, पिटिशन आई है, अब रिप्लाई क्या बनेगा उस टाइम पे फर्स्ट जनरेशन लॉयर ब्लैंक है क्योंकि वो नया नया आया है, उसकी कोई गाइडेंस नहीं है, सीनियर के पास आया हुआ है। एक तरीके से तो डर उसको ये है कि मैंने काम ठीक नहीं करा तो सीनियर भगा देगा। दूसरा उसको लॉ में कुछ पता ही नहीं है क्योंकि लॉ स्कूल में तो उसने अच्छे से पढ़ा ही नहीं, उसको कुछ नहीं पता कि अब मैं क्या करूं। तो ऐसे में आज जिस युग में हम जी रहे हैं, वी आर ऑल ब्लेस्ड, चाहे वो फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो या कोई भी प्रोफेशनल हो, कोई भी फील्ड हो। आज आपके पास चैट जीपीटी है, आज आप एक क्लिक के ऊपर सारा देख लेते हो, आप लॉ पॉइंट भी उसके अंदर आ जाते हैं, आपको एक शेड्यूल मिल जाता है क्या करना है। इसके सिवा पूरी कोर्ट्स जो है वो डिजिटलाइज हो चुके हैं आज के डेट में जी। सुप्रीम कोर्ट डिजिटलाइज्ड है, हाई कोर्ट डिजिटलाइज्ड है, इवन डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी भी पूरी डिजिटलाइज्ड है, जहां पे वो डेली ऑर्डर्स अपने अपलोड कर रहे हैं, डेली जजमेंट्स अपलोड कर रहे हैं। इसके सिवा बहुत अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दिया है। अब जो सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मैटर हो रहा है वो लाइव स्ट्रीम हो रहा है, वो यूट्यूब पे आप देख सकते हो। तो व्हाट स्टॉप्स यू टुडे? अगर आपने कोई भी केस सीनियर ने आपको दिया तो उसको आपको तुरंत आप उसको यूज कीजिए, इंटरनेट का यूज कीजिए, सोशल मीडिया का यूज कीजिए, कोई नहीं रोकता। आज की डेट में लॉयर्स के ऑफिसेज में वो लाइब्रेरी वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। पहले होता था, आजकल कीज होती है, पेन ड्राइव लगाते हैं, उसमें सारी की के अंदर सारा डेटा है हमारे पास। आजकल हमें बुक्स नहीं खोलनी है, वेरी मिनिमम यूज ऑफ बुक्स टुडे। इवन द जुडिशरी कोर्ट्स में देखेंगे, जज को अगर कुछ भी लॉ पॉइंट का कोई आप सेक्शन बताते हो तो वो तुरंत अपने लैपटॉप पे खोल लेता है, तो वो भी बुक को रेफर नहीं करता। तो दिस इज हाउ a first generation lawyer should attempt to work, and this is how I did my work। मतलब मैंने ऐसे ही करा। मैंने तो सीनियर साहब के चेम्बर में उनकी पानी की बोतल भरने से लेके और उनके लिए एट टाइम जूते पॉलिश कराने से लेके और उनके फाइलें उठाने से लेके और उनके केसेस में रिसर्च ड्राफ्टिंग सारा काम करा। एंड दैट इज द बाय प्रोडक्ट दैट टुडे आई एम हियर फॉर द रीजन कि वो काम हमने छोटा नहीं समझा, हमने ये समझा कि ये काम जो है ना कोई ऐसा छोटा काम नहीं है, सीनियर जो भी दे रहा है ना उसे ले लो, वो एक प्रसाद है। वकालत जैसे भगवान के मंदिर में प्रसाद मिलता है ना हमें, तो सीनियर के जो ऑफिस है ना, जो भी लॉयर का ऑफिस है, वहां यही प्रसाद है कि तुम्हें फाइल दे दी, तुम कुछ भी कह दे तुम उसे लेते रहो चुपचाप। अगर नहीं लिया तो आप समझ लो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो वहां पे, और वो सीनियर सेटल्ड है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा, उसको क्या जरूरत पड़ी है कि फर्स्ट जनरेशन लॉयर पे इतना दिमाग लगाएंगे। तो एक तो उसे ऑलरेडी पता है आप कि नए बच्चे हो, दूसरा उसे ये भी पता है आप लॉ भी ढंग से नहीं पढ़ के आए हो, अब तीसरा वो सोच रहा है कि एक काम भी ढंग से नहीं कर रहा, तो अब नर्सरी से पढ़ाएगा नहीं ना वो। तो दिस इज हाउ थिंग्स मूव। एंड जैसे मैंने अपने करियर की शुरुआत करी, तो जो आपने मेरे से पूछा कि आपका कैसी जर्नी है, तो देखिए पेशेंस, परसिस्टेंस एंड परसिवरेंस, ये 3 की फैक्टर्स हैं वकालत में जी। सो मेरे को याद आते हैं कि मैं जब आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर मास्टर्स ऑफ लॉ कर रहा था, तो वकालत हो चुकी थी, मास्टर्स ऑफ लॉ कर रहे थे, काम वाम कुछ था नहीं। तो एक हमारे प्रोफेसर होते थे उस टाइम में, प्रोफेसर अमरपाल सिंह, वो अभी रिसेंटली ही इज द वाइस चांसलर ऑफ लखनऊ नेशनल यूनिवर्सिटी। तो वो मेरे मेंटोर भी हैं, उन्होंने मेरे को पीएचडी में मेरे मेंटोर थे। तो उनसे मैंने एक बार डिस्कस किया, आई वांट टू शेयर दिस विद योर ऑडियंस फॉर द रीजन कि पता चले कि कैसे गाइडेंस क्या मिली थी मेरे को और क्या की फैक्टर था जो मैं बरकरार रहा इस फील्ड में। तो मैंने उनसे एक बार ही बोला कि सर मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई है नहीं समझाने वाला, कोई गॉडफादर नहीं है, कोई सीनियर नहीं है, मैं करूं क्या? मैंने लॉ की डिग्री ले ली है, मैं घर में कह चुका था कि मुझे वकालत करनी है। तो उन्होंने बोला कि लिसन अंकित, ये जो पेशा है ना, इट इज अ 15-year प्रोफेशन। सो फर्स्ट 5 year यू ओनली इन्वेस्ट, पहले 5 साल आपको खाली इन्वेस्ट करना है, आपको ना कुछ रिटर्न्स नहीं आने। उन्होंने बोला नेक्स्ट 5 years इतने रिटर्न्स आने लगेंगे जितना तुम्हारे को चाहिए, मतलब जितना तुम इन्वेस्ट कर रहे हो उसके बनस्पत तुम्हें रिटर्न्स आनी शुरू हो जाएंगी। एंड
नेक्स्ट जो 5 ईयर है ना वो खाली रिटर्न्स के हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं है तुम्हारी उसके अंदर। एग्जैक्टली। सो आप यकीन मानिए कि वो जो सूत्र उन्होंने मुझे दिया, वो सूत्र लेके मैं चला, एंड आज जिस रूट पे हम पहुंचे हैं, डाउन द लाइन आई से कि आई हैव कंप्लीटेड 13 years of my practice now, it is still not 15 years completed, but जो उनकी बात है मुझे ऐसा लगता है कि वो 10वें साल में पूरी होते हुए मुझे दिखी जी। कि हाँ आज एक सेटल्ड है, यू आर होल्डिंग गवर्नमेंट पैनल्स, यू आर एडवाइजर्स टू वेरियस गवर्नमेंट बॉडीज, यू हैव गुड प्राइवेट क्लाइंटेज, सब कुछ है। लेकिन वो जो 10 साल थे ना, वो ऐसे थे कि हर दिन आपको मरना है। मतलब एवरी नाइट वाज अ स्क्रैचिंग नाइट, हर रात परेशान होना है। आपका पीयर, आपके दोस्त, आपका परिवार बोलता है अरे छोड़ दे, ड्राई प्रोफेशन है, एंड दिस इज व्हाट आई हियर फ्रॉम मेनी ऑफ अस। जो बहुत सारे यंग लॉयर्स कहते हैं कि ये ड्राई प्रोफेशन है सर, कुछ नहीं है, क्या करें, छोड़ दें, इससे डाइवर्ट हो जाए। भाई द क्वेश्चन इज व्हाई डिड यू जॉइन दिस प्रोफेशन? मैं हर एक से ये पूछता हूँ कि आपने ये प्रोफेशन ज्वाइन क्यों करा, क्या सोचा था? अब मैं 2006 में जाता हूँ कि मैंने वकालत क्यों ज्वाइन करी थी। मैंने वकालत इसलिए ज्वाइन करी थी कि मेरे को लगता था कि यार जिस आदमी के पास पावर है उसके पास सब कुछ है। मेरा अपना एक मोटो था, मेरे को ऐसा लगता था बिजनेस के अंदर मेरे पास पैसा तो बहुत होगा लेकिन मेरे पास पावर नहीं होगी जी। तो मैंने 2006 में वकालत ज्वाइन करी, 2011 में पूरी करी। अब पावर कब आएगी was a question। तो जब मैं उसको हमारे प्रोफेसर साहब की थ्योरी के साथ मैच करता हूँ तो पावर आएगी 15 साल बाद। और मैं परेशान हो रहा हूँ आज पहले साल, जब मैं सीनियर के दफ्तर में बैठा हूँ, सीनियर ने मुझे फाइल दी और उस टाइम मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास पावर नहीं है, मैं करने क्या आया हूँ। एंड डाउन द लाइन 3 साल 4 साल 5 साल बाद अगर मैं सोच रहा हूँ नहीं यार इस पेशे में पावर नहीं मिलनी, छोड़ देते हैं, उधर से फ्रेंड्स कह रहे हैं अरे बेकार है, ड्राई है, उधर से फैमिली कह रही है अरे बेकार है, छोड़ दे, तो मरता क्या ना करता। यू आर एज अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर, यू आर इन अ पोजीशन जहां पे आपको अब ना, एक स्टोरी मुझे याद आती है कि एक वो बकरी खरीद के ले जा रहा था, तो लोगों ने प्लानिंग करी, 3-4 लोग खड़े हो गए और उन्होंने बोला कि अरे भाई गधा बहुत बढ़िया है तेरा। तो उसने बोला मेरी तो बकरी है, पहले ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। थोड़ा आगे चला तो उसने दूसरे ने बोला अरे भाई तेरा गधा बहुत बढ़िया है, तो उसने थोड़ा सा डाउट हुआ लेकिन उसने कहा नहीं नहीं मेरी बकरी है, मैंने खरीदी है। ऐसे 3-4-5 हुए, वो लोग टीम बना के खड़े हुए थे बेवकूफ बनाने के लिए। फाइनली जब लास्ट वाले के पास में पहुंचा उसने कहा यार तेरा गधा बहुत बढ़िया है। बोला भाई तू चलेगा क्या? बोला भाई गधे के तो मैं बोला आया था 500 रुपए की, बोला गधे के तो मैं 50 रुपए देता हूँ। बोला भाई तू 50 रुपए दे दे, तू उसे गधे को ले ले। तो मीनिंग द पॉइंट आई वांट टू मेक इज लोग आपको डाइवर्ट, जब आपको लोग एक सर्कल बना देते हैं, एक विशियस सर्कल, एक विशियस सर्कल जब बन जाता है ना तब आप डाइवर्ट हो जाते हो। तो बहुत अहम है कि अगर इस पॉडकास्ट में कोई एक बच्चा भी ऐसा रह गया जो इसको सुन के उस डायरेक्शन में वापस चला गया, तो मुझे लगता है पर्पस अचीव हो जाएगा मेरा। कि प्लीज डोंट गेट डाइवर्टेड, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। हम एक नोबल प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, हम कोई आर्किटेक्ट की बात नहीं कर रहे, हम कोई इंजीनियर की बात नहीं कर रहे, हम कोई डॉक्टर की बात नहीं कर रहे, हम एडवोकेट्स की बात कर रहे हैं, वकीलों की बात कर रहे हैं। हमारा एक एक जजमेंट, हमारी कोर्ट की एक एक रूलिंग पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को रूल करती है टाइम। सही बात है। तो जैसे जूरिस्प्रूडेंस जब हम पढ़ते हैं तो एक स्कॉलर हुए हैं, एक जूरिस्ट हुए हैं, रॉस्को पाउंड। उन्होंने एक थ्योरी दी है सोशल इंजीनियरिंग की। उन्होंने बोला कि अगर एक आर्किटेक्ट गलत पुल बना दे तो कितने लोग मरेंगे, 1000-2000 नीचे ऊपर रखे हुए। अगर कोई डॉक्टर गलत सर्जरी कर दे तो पेशेंट मरेगा, उसके परिवार वाले इफेक्ट होंगे। लेकिन अगर एक वकालत में गलत फैसला आ जाए तो वो पूरे मासेस 140 करोड़ के देश को इफेक्ट करेगा। सही बात। अगर आज एक सुप्रीम कोर्ट गलत फैसला दे दे तो आप देखिए सब बाउंड है उससे। तो दिस इज द लार्जर रोल। हमें ये समझना है ध्रुव जी कि फर्स्ट जनरेशन लॉयर को सबको ये दिमाग में, जहन में होना चाहिए कि मैं जो काम करने निकला हूं ना वो एक काम नोबल है मेरा। तभी आप देखिए वकीलों को कितना बेनिफिट है, कमर्शियल बिजली नहीं है, चैम्बर्स अलॉटमेंट मिलते हैं, पार्किंग्स की फैसिलिटीज है, मेडिकल की फैसिलिटीज है। ये सब नोबल प्रोफेशन के मद्देनजर ही तो है ना जी, कि अदर प्रोफेशनल्स को तो इतने बेनिफिट्स नहीं है। तो ये भी हमें देखना है कि बहुत ल्यूक्रेटिव है और आप जम जाओ, जिसे कहते हैं ना अंगद की तरह एक बारी पैर गड़ा दो, अगर वो गड़ा दिया तो वो हिलना नहीं चाहिए, और अगर वो नहीं हिला तो रेस्ट एश्योर्ड थिंग्स विल कम योर वे, आना ही आना है।
तो मेरी जर्नी जो है वो मैंने तो पैर गड़ा दिया था हमारे प्रोफेसर साहब की वजह से, और फॉर्चुनेटली मेरे जो सीनियर्स थे, मैंने आई स्टार्टेड माय प्रैक्टिस इन 30 हजारी कोर्ट फ्रॉम अ चैम्बर ऑफ बजाज एंड बजाज एसोसिएट। दे आर अमित बजाज एंड पुनीत बजाज, दे आर टू ब्रदर्स, वेरी ब्राइट, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए, और उन्हें मेरा काम अच्छा लगा उस टाइम पे एज अ इंटर्न, एंड मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। तो रेसिप्रोकेटिंग रिलेशनशिप हो जाती है जब आप सीखने की ललक रखते हो और सामने वाला सिखाने की ललक रखता है, तो फिर एक बाउंडिंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है, वो बहुत अहम है। ठीक है। तो जब उन्होंने मेरे को काम सिखाया, ऐसे तरीके के सीनियर्स ने सिखाया, तो जर्नी इजी हो गई। लेकिन एट द सेम टाइम उन लोगों के पास भी खाली मैं ही एक जूनियर नहीं था, किसी के पास भी एक जूनियर नहीं होता। वकालत अपने दम पे करते हैं हर कोई वकील, बस वो असिस्टेंस चाहता है, लेकिन वो एक राइट टाइम होता है जब आप सीख सकते हो। सही बात है। तो ये बड़ा अहम है हमें समझना वकालत में कि हाउ यू हैव टू गो, छोड़ना नहीं है उसको। तो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स के बारे में हमने डिस्कस करा कि कितनी टफ रहती है जर्नी, के सीनियर्स के साथ रहना। सर ने मतलब बताया जूते भी पॉलिश किए हैं, कपड़े भी लेकर आए हैं, खाना भी ला रहे हैं, पानी भी पिला रहे हैं, मतलब सब कुछ कर रहे हैं। मतलब ही इज अ लॉयर जो उन्होंने मास्टर्स कर रखी है, और वो अपने सीनियर्स के साथ इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो मतलब इट्स अ के ट्रू एंड नॉट दैट ध्रुव जी, मतलब मैं ये कहूंगा आपको कि नॉट दैट मेरे सीनियर ने कभी मेरे से ये बोला कि तू जूते पॉलिश कर, ये एंड नॉट दैट कि मैं ऐसी फैमिली से नहीं आता था कि जहां मेरे को कोई परेशानी थी कि मेरे को पैसा लेना है जी। बट एक अंदर से फीलिंग होती है ना, आप गुरु को कैसे पूजते हैं, आप भगवान ईश्वर को कैसे देखते हैं, आप कैसे देखते हैं। मैं ऐसे देखता हूं कि मैं उनके लिए अगर अपने प्राण भी निछावर कर पाऊं तो मुझे लगता है कि ठीक है, मतलब आई कैन डू दैट, है ना। तो जब वो डेडिकेशन का लेवल आएगा, जिस दिन कोई भी फर्स्ट जनरेशन लॉयर उतने लेवल पे डेडिकेट हो गया अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी रिसर्च के लिए, अपने केस के लिए या अपने सीनियर के लिए, उस दिन वो डेडिकेशन आ जाएगी। सही बात तो है। ऐसे नहीं बनना कुछ भी, मतलब द रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। सो मैं इसको बार बार कहता हूं, अपने मन में अंदर दोहराता हूं बार बार कि एक दिन में नहीं बना भाई, इट विल टेक टाइम एंड यू हैव टू गिव योर ओन टाइम। मतलब सीनियर के साथ तुम्हें समय देना पड़ेगा। सीनियरिटी इज द की ऑफ सक्सेस इन फर्स्ट जनरेशन लॉयर, ये कोट कहना चाहूंगा। हाँ, मतलब अगर आप सीनियर का हाथ पकड़ के नहीं चल रहे हैं और आप ओवर द नाइट सक्सेस पा सकते हैं, तो किसी की किस्मत बहुत अच्छी होगी तो शायद वो कर जाए। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर द रीजन कि ना, देखिए वकालत इज लार्जर देन लाइफ। मतलब वो एक ऐसी चीज है कि एक अथाह समुद्र है जिसके अंदर ना कोई उसका पार नहीं पा पाया। जैसे आप समुद्र की गहराई नहीं माप सकते ना, ऐसी वकालत में आप कितने लॉज हैं। अभी आप देखिए रिसेंट में कि नए 3 कानून आ गए, अभी 1 जुलाई को लागू हो गए, सब कुछ शफल अप हो गया। जो पहले हम कहते थे 376 रेप किया जी, 420 चीटिंग की है, 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, या 751 का कलंदरा बनेगा, सब हट गया, सारी सेक्शंस चेंज हो गई। तो वी आर नाउ ऑन अ ग्राउंड जीरो। अब हमें यहाँ से क्रिमिनल प्रैक्टिस बहुत अच्छे वकील कर रहे हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ तो फर्क हुआ ही ना। सो इसको कोई माप नहीं सकता, और आने वाले टाइम में लॉज बदलेंगे जी। अभी बहुत सारी रिकमेंडेशन है लॉ कमीशन की जो कहती है बहुत सारे कानून खराब है, इनको बदलो। रिसेंट में मैं पढ़ रहा था 498 को लेके, जो डाइवोर्स पे क्रुएल्टी का केस डलता है, क्रिमिनल कंप्लेंट होती है, उसके ऊपर अभी रिकमेंडेशन आया है कि इसको कम करना चाहिए, न्यूट्रल करना चाहिए, ये मिसयूज हो रहा है। तो लॉ इज अ डायनेमिक प्रोफेशन। अगर मैं आज ये सोच लूं कि मैं सिविल का वकील हूं या मैं मैट्रिमोनियल का वकील हूं और मेरे को परफेक्शन है, सबसे बड़ी गलती है। सीनियर्स जितने भी हैं, जितने लीगल ल्यूमिनरीज हैं, चाहे वो सोली सोरबजी साहब हो, चाहे वो फली नरिमन साहब हो, चाहे वो राम जेठमलानी साहब रहे हो, या आप अभी कपिल सिब्बल साहब की बात करें, या आप हरीश साल्वे साहब की बात करें, आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर देखे ना, उन्होंने क्या क्या बोलते हैं वो, व्हाट काइंड ऑफ थिंकिंग दे हैव, व्हाट काइंड ऑफ टेम्परामेंट दे हैव जी। वो लोग इस चीज को समझते हैं कि हाउ यू हैव टू गो अबाउट द रिसर्च इन लॉ, कैसे लॉ को चेंज करना है और कैसे अपने अंदर का जो स्टूडेंट है वो जीवित रखना है, ये बहुत अहम है मरते दम तक। सो फली नरिमन साहब एट सच ओल्ड एज ही सेज, वो कहते हैं कि मैं आई एम ए स्टूडेंट एंटायर लाइफ, मैं पूरी जिंदगी स्टूडेंट रहा हूं। तो जब वो लोग
जो इतने डेवलप्ड है, जो मेरे को ऐसा लगता है कि लॉ मिनिस्टर्स रहे हैं कई इनमें से जी, वो लोग जब कहते हैं तो हम तो फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं। आज तो हमने अपनी वकालत का पहला दिन रखा है, कदम रखा है। अभी तो हम लॉ स्कूल से पढ़ के ही आए हैं। अभी हम सोच रहे हैं कि हम कपिल सिब्बल जी क्यों नहीं बन जाते, हम अभिषेक मनु सिंघवी जी क्यों नहीं बन जाते। भाई उनका काम तो देख लो। हाँ जी, You just look, I mean, I know some seniors जी, जो अपने ब्रीफिंग के लिए जूनियर्स को बुलाते हैं सुबह 3 बजे। अच्छा, तो I came across in a case जहाँ पे हमें एक सीनियर एंगेज करना था, तो उन्होंने बोला कि ठीक है मिस्टर गुप्ता, आई एम कन्विंस्ड। हमने कॉन्फ्रेंस करी तो उन्होंने बोला आई एम कन्विंस्ड विद द वे यू आर सेइंग, सो यू कम फॉर अ ब्रीफिंग सेशन। सो मैं कहा ठीक है सर, एट व्हाट टाइम, व्हाट प्लेस? बोला द सेम प्लेस इन द मॉर्निंग 3। मैं कहा 3 बजे। मैंने सोचा यार सोएगा ही नहीं बंदा, ये अभी तो मेरे से बात कर रहा है, अभी 2 जने और इससे बैठे हैं, ये मेरे को लगता है मेरे को 3 घंटे दिए, औरों को भी देगा। एंड उसके बाद इन द मॉर्निंग 3 तो मेरे को बताया उसकी टीम ने, उनके क्लर्क्स वगैरह ने, कि सर 3 बजे ब्रीफिंग के लिए बुलाते हैं, 6 बजे तक करते हैं, उसके बाद पूजा पाठ वगैरह करते हैं और उसके बाद ये कोर्ट पहुंच जाते हैं। तो प्लीज अंडरस्टैंड, ये समझना है फर्स्ट जनरेशन लॉयर को कि भाई ऐसे ही कोई नहीं दिख रहा, ऐसे ही कोई पोजीशन पे नहीं पहुंचा। इट टेक्स पेन। पीछे के नहीं देख रहे आप दर्द को। एग्जैक्टली। आजकल का जो यूथ है, आजकल का जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर है, उसकी समस्या ये है कि वो ये नहीं समझ पा रहा है कि बैकग्राउंड का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फ्रंट पे जो दिखता है उसके पीछे बैकग्राउंड बहुत ज्यादा है, रूट्स होती है ना, जड़ें मजबूत होंगी तो ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत स्ट्रांग होगा। तो ये बहुत अहम है कि कैसे करना है ये। तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, व्हाई सिविल एंड मैट्रिमोनियल? क्रिमिनल लॉयर ज्यादा हैं और जहां तक मैंने सुना है क्रिमिनल लॉयर पे आउट भी ज्यादा करते हैं एज कम्पेयर टू सिविल एंड मैट्रिमोनियल। तो आपने मतलब ऐसा क्या देखा है इसमें जो आपने ये चूज करा? जिसे कहते हैं कि फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मैं सिविल में इसलिए हुआ क्योंकि जिन सीनियर के साथ मैंने वकालत शुरू करी वो प्राइमरली सिविल और कॉर्पोरेट मैटर्स ज्यादा करते थे। ओके। दूसरा एक बड़ा कारण मेरे लिए ये था कि देखिए वकालत में क्रिमिनल प्रैक्टिस सबको लुभाती है। इट इज अ वेरी ल्यूक्रेटिव प्रैक्टिस, क्योंकि आपको थाने में डील करना है, आपको बेल करानी है, आपको कोई रेप का मामला है, कोई ड्रग्स पकड़ लिए, एनडीपीएस का मामला है, तो बड़ी ल्यूक्रेटिव होती है। बट एट द सेम टाइम उसमें कमिटमेंट भी बहुत फास्ट होते हैं। एग्जैक्टली। तो अब आप यकीन माने कि अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट हुआ है, अब आपको उसे तुरंत बेल करानी है, बेल करा के बाहर लाना है, नहीं तो वो जेल चला जाएगा। उसके साथ रिपरकशन है, उसकी फैमिली रो रही है, आपके चैम्बर में आके रो रही है, और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, आप इमोशनली थोड़ा बहुत अटैच हो रहे हो उसके साथ धीरे धीरे। तो अगर आप ये सब चीजें झेल सकते हो, अगर आप ये सारी चीजें झेल सकते हो कि आपका क्लाइंट एट द एंड ऑफ द डे जेल चला गया और हो सकता है उसे 10 साल की आजीवन सजा भी हो गई है, तो आई थिंक क्रिमिनल प्रैक्टिस इज अ गुड प्रैक्टिस ऑल द वे। बट फॉर मी, जैसे आपने बोला कि मेरा सिविल का, तो एक कारण ये रहा कि मेरे सीनियर्स सिविल करते थे, तो मैंने सिविल करा, मेरा इंटरेस्ट जागृत हो गया। एंड ट्रस्ट मी, देयर आर वेरी लेस लॉयर्स। सिविल वकालत में बहुत कम वकील है। क्रिमिनल में तो है ही, क्योंकि क्रिमिनल बड़ा ल्यूक्रेटिव सा भी है, थोड़ा इजी है। देखिए क्रिमिनल और सिविल में फर्क क्या है। क्रिमिनल में जो सारी मेहनत है, मतलब सारी मेहनत से मेरा मतलब ये है कि इन्वेस्टिगेशंस का जो पार्ट है, चार्जशीट तक वो पुलिस कर रही है। तो एक बार एफआईआर दर्ज हो गई, एफआईआर दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन वगैरह सब पुलिस कर रही है। पुलिस एक चार्जशीट लेके आई और अब उस मतलब हाफ द वर्क इज डन। अब वो चार्जशीट के ऊपर आगे गवाहियां चलती है और उस पर बहस होती है, उस पर आपको कोई डिफेंस में एविडेंस लाने तो लाएंगे, नहीं तो केस का जजमेंट। सिविल में क्या होता है, सिविल में आप नोटिस से लेके पिटीशन से लेके सब कुछ आप खुद बनाते हैं। वो आपको अपना केस सेट करना है। तो उसमें मेहनत बहुत ज्यादा है, उसमें रूल्स बहुत ज्यादा है, उसमें प्रोसीजर बहुत टफ है, लेकिन तो चीजें आपके हाथ में है। चीजें आपके हाथ में, तो आपने बनाना है अपना केस। तो अब क्या है कि क्योंकि पुलिस एक ही तरीके का काम लगातार कर रही है, उसके पास एक सेटअप है, वो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, तो उसको अगर कहीं भी दिक्कत है तो वो तो प्रोसिक्यूशन से पूछ लेगी, या वो अपने सीनियर पुलिस वालों से पूछ लेगा, आईओ जो होता है, या वो अपने लीगल कंसल्टेंट से पूछ लेगा। वो अपना प्रोसीजर, अपना काम अच्छा बना के ले आएगा, तो वो इजी हो गया। अच्छा, सामने से डिफेंस लॉयर आया, उसने उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पढ़ी, उसमें से 4 कमियां निकालनी है और उस हिसाब से आर्ग्यू कर देना है, क्योंकि पुलिस ने रिपोर्ट बनाई है। सिविल में प्रॉब्लम ये है कि अगर एक सिविल लॉयर है तो सिविल लॉयर को केस भी खुद समझना है,
उसको उसे ड्राफ्ट भी खुद करना है, उसे खुद ही डिसाइड करना है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, उसे खुद ही डिसाइड करना है कि मेरे गवाह कौन होंगे। मतलब उसके पास ना कोई एक असिस्टेंट सिस्टम नहीं है, तो ना वो किसी से पूछ सकता है। तो सिविल वकालत इसलिए टफ है, और इसीलिए बहुत सारे यंगस्टर्स फर्स्ट जनरेशन लॉयर जो हैं वो क्रिमिनल प्रैक्टिस की तरफ अपना रुख कर लेते हैं। बट ट्रस्ट मी, मैंने एक बारी पूछा अपने सीनियर से कि जैसे आपने आज मेरे से पूछा है कि सिविल ही क्यों, क्रिमिनल क्यों नहीं, तो वो बोले कि यार मतलब ठीक है हम लोग बहुत टाइम से सिविल कर रहे हैं, और दूसरा सिविल केस में ना क्लाइंट आपके साथ लगा हुआ है ना डे वन से, हाँ जी, वो आपके साथ ही चलता रहेगा। क्रिमिनल में तो क्या है, यूजुअली ऐसा देखा गया है, बहुत सारे यंगस्टर्स भी बोलते हैं जहां क्लाइंट की बेल हुई वो गायब। उसको रिलीफ इतना चाहिए कि आज मेरी बेल करा दो, आज मुझे जेल से बाहर निकाल दो, एंड ऑफ इट। तो उसके बाद क्या है ना, वो फिर उसे लगता है कि अब इसके सिवा मेरा कोई मुकदमा नहीं है, मैं बाहर आ गया। हाँ जी। सिविल में द क्लाइंट इज विद यू फॉर एवर, मतलब टिल द एंड, जजमेंट तक, और उसके बाद अपील में भी रहेगा। और फॉर्चुनेटली ऐसा भी होता है कि सिविल के अंदर ना केस चलते चलते, क्योंकि आपकी ड्यूरेशन 2-3 साल की हो जाती है, तो आप उसके एक तरीके से फैमिली लॉयर से भी बन जाते हो, तो फिर उसके फैमिलीज के जो फटाफ के केसेस हैं वो भी आप पे आने शुरू हो जाते हैं। सो एक क्लाइंट अगर मैं ऐसा मानता हूँ, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, मतलब किसी की ओपिनियन नहीं है ये, कोई इसमें ऑफेंडेड फील ना करे, मेरी अपनी ओपिनियन है कि अगर एक सिविल का केस आपको मिल गया ना, तो वो आपको अगले 20 साल का आपको एक सेटलमेंट कोटा दे गया है कि अब वो उसके परिवार के, जैसे फैमिली डॉक्टर होते हैं ना, हम भी दिखाते हैं, फिर हमारे बच्चों को भी हम वही दिखाते हैं, धीरे धीरे ऐसे पूरा परिवार जाने लगता है। तो ऐसे ही सिविल लॉयर्स का भी है। तो मेरे को तो इंटरेस्ट आने लग गया सिविल में, एंड मैट्रिमोनियल। मैट्रिमोनियल तो नीड ऑफ द आवर है। आप देखिए हमारे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेजरली मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट या मेजरली चेक बाउंस के डिस्प्यूट, ये दो ही डिस्प्यूट मेजरली हैं। वैसे तो हर तरीके का डिस्प्यूट है, बट मैट्रिमोनियल प्रैक्टिस इज समथिंग विच यू कैन नॉट अवॉइड। अगर आप कचहरी आ रहे हैं, कोर्ट आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैट्रिमोनियल केसेस तो आपको बाय डिफॉल्ट आएंगे ही। सही बात। आजकल हर तीसरे घर के अंदर आप देखें कि कहीं ना कहीं डिवोर्स का मैटर है। आप देखेंगे, अगर आपके भी कोई रिश्ते में आप देखेंगे ना, 4 रिश्तेदारों को, उनमें से कोई बताए ना बताए, किसी ना किसी का डिस्प्यूट होगा। एग्जैक्टली ऐसी मेरे साथ भी है। Even in my families, we belongs to, I am a lawyer myself, my wife is also a lawyer, तो फिर भी हमारे यहाँ भी ऐसे disputes होंगे। अच्छा। तो आजकल ये तो ऐसा है ना कि अगर 140 करोड़ के देश में हर तीसरे घर में डिवोर्स है, तो कचहरी तो इससे भरनी है, तो आपको वो काम भी करना है, क्योंकि अल्टीमेटली द ऑब्जेक्टिव इज ऑल्सो दैट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप पूरे 24 घंटे 7 दिन वकालत करो तो आपको पैसा भी तो कमाना है। सही बात। सो आई मीन आपको यहीं से करना है सब कुछ जी। तो दिस इज हाउ थिंग्स गोज, एंड मैट्रिमोनियल केसेस इसलिए। तो जब लगभग मेरे करियर के 7-8 साल निकल गए और मैंने देखा कि मेरे पास क्लाइंट सिविल की आ रही है, मेरे पास मैट्रिमोनियल की आ रही है, तो उसी तरीके से काम करने लगे। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नाउ फॉर अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर, जो मैं बताना चाहता हूँ कि वकालत को नैरो कीजिए जी। देखिए अगर आप ये कहते हैं ना, बहुत सारे वकील हैं जिनके पास कोई क्लाइंट जाता है, वकील साहब सिविल करते हो, हाँ जी। क्रिमिनल करते हो, हाँ जी। बेल करा दोगे, हाँ जी। मैट्रिमोनियल करते हो, हाँ जी। MACT करते हो, हाँ जी। कंज्यूमर करते हो, हाँ जी। अरे भाई सब कुछ ही कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं आप। सो आज का जो युग है ना, आज का जो समय है, एग्जैक्टली दिस पॉइंट जिसमें हम बैठे हैं, ये जो समय है ना, ये जनरल प्रैक्टिस का नहीं है। आज आप देखेंगे MBBS डॉक्टर जो होता है, उसके पास पेशेंट एज कंपेरिजन टू MD या MS, और उसके अंदर भी MCH, और अगर किसी ने DM भी कर रखे तो वो और आगे की बात हो गई। सही बात है। तो आप ये देखेंगे कि जो स्पेशलिस्ट है ना, उसके पास आपका कस्टमर जाता है। एग्जैक्टली। तो और वही एक रिलीफ भी दे पाता है क्योंकि वो उस स्पेसिफिक एरिया पे स्टडी कर रहा है। तो ऐसे ही हम वकालत में क्यों नहीं करते? प्रॉब्लम इज हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने इसे बोला मैं ये नहीं करता तो ये चला जाएगा। बट ट्रस्ट मी, फॉर अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर ये इंप्रूवमेंट कहाँ से आएगा? ये आज की जनरेशन से इंप्रूवमेंट आएगा। पहले जो कर चुके वो तो कर ही चुके, अब उनकी तो चल गई, अब हमारी कैसे चलेगी? हमारी चलने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें इंटरेस्ट क्या है मेरा। ठीक है, तो अगर मेरा सिविल में इंटरेस्ट है मैं सिविल करूं, मुझे क्रिमिनल में इंटरेस्ट है, क्रिमिनल इज इक्वली गुड फील्ड जी। मुझे और किसी चीज में इंटरेस्ट है, मैट्रिमोनियल में आजकल रादर ट्रिब्यूनल्स, आजकल आप देखिए NCLT है, नेशनल कंप्लेंट और ट्रिब्यूनल है, वहां पे लिक्विडेशन के मैटर है, DRT है, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, वहां बैंक के मैटर्स हैं, वहां बहुत सारा यूथ बहुत अच्छे से कर रहा है काम। इवन CAT है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, वहां पे सर्विस मैटर्स हैं, रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल है, इतनी सारी चीजें हैं
आपको अगर वो इंटरेस्ट करता है तो आप वहां जाइए, बट मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी सभी फर्स्ट जनरेशन लॉयर से कि आप एक नैरो कीजिए, जी क्योंकि आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं। आप ये मत सोचिए कि आज अगर क्लाइंट मेरा चला गया तो क्या होगा। आप ये समझिए कि देखिए क्लाइंट ने आना है वर्ड ऑफ माउथ से। जी एडवोकेट्स हम एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, कोई हम पब्लिश नहीं कर सकते किसी चीज को, हम पंफलेट्स नहीं बांट सकते। Why? हमारे एडवोकेट्स एक्ट में प्रोहिबिटेड है। अच्छा सो बिकॉज इट इज अ नोबल प्रोफेशन। जैसे मैंने शुरू में कहा कि क्योंकि हमें प्रिविलेजेस भी दिए हुए हैं लॉयर होने के, तो हमारे ऊपर ऑब्लिगेशंस भी है। ओके ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, मतलब नो मार्केटिंग। नो मार्केटिंग, हम मार्केटिंग नहीं कर सकते। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी रिसेंट में बार काउंसिल ने एक वो निकाला, आदेश निकाला है कि जहां पे उन्होंने बोला है कि आप ऐसे अपने प्रमोशंस मत कीजिए। बहुत सारे वकील कर रहे हैं, जैसे कि आई एम अ डिवोर्स लॉयर, प्लीज कांटेक्ट मी, अपना नंबर देते हैं, है ना। ऐसे वो नहीं कर सकते आप, नो, यू कैन नॉट डू इट। अच्छा तो वो मत करिए। आपकी पब्लिसिटी आपका क्लाइंट है। आपका आप यकीन माने ध्रुव जी, आई हैव माय ऑफिस इन ईस्ट दिल्ली एंड दैट ऑफिस इज सिचुएटेड इन अ सोसाइटी कॉलोनी में है, जहाँ पे कोई बोर्ड नहीं है, वहां पे कोई बोर्ड शोर्ड नहीं लगा रखा मैंने। एंड जहाँ पे क्लाइंट को आने में भी ना, मुझे जब वो पहुंचता है, कोई नया क्लाइंट आता है तो वो 3-4 बार बेचारा फोन कर लेता है, अब मैं सर काम उड़ू, फिर फाइनली वो पहुंचता है। डिस्पाइट दैट आई हैव अ नंबर ऑफ क्लाइंट्स विद मी, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो पहुंचते हैं। वो कैसे हुआ? क्या वो 2011 के अंदर, जब मैं 9 अक्टूबर 2011 को पहले दिन डिग्री लेके खड़ा था, उस दिन हुआ, या आज हो रहा है? वो आज हो रहा है, उस दिन नहीं हुआ। वो सही बात। उस दिन इसलिए नहीं हुआ भाई कि उस दिन कोई ना मेरे को जानता है, ना मेरे काम को जानता है। और फिर क्वेश्चन ये आता है कि मैंने सिविल और मैट्रिमोनियल के क्लाइंट्स कैसे पकड़ लिए, हाँ मैंने इसको नैरो डाउन कैसे कर लिया वक्त के साथ साथ। क्लाइंट आया मेरे पास बेल के लिए, बहुत आए, शुरू में ऐसे आए, सर बेल कराते हो? सर बिल्कुल नहीं कराते। बोला है जी बेल नहीं कराते। मैं नहीं सर, मैं तो क्रिमिनल कोर्ट्स में नहीं जाता, आई डोंट डू दैट प्रैक्टिस, आई ओनली प्रैक्टिस ऑन द सिविल साइड ऑफ लॉ। चला गया वो चला गया, लेकिन अपने माइंड में थॉट प्रोसेस लेके चला गया कि एक वकील है जो मैट्रिमोनियल और सिविल की बात करता है, ठीक है। अब वो मेरा एक जिसे कहते हैं ना वायरस फैलता है, इसे इस तरीके से समझिए कि वो जर्म्स हो गए, मैंने उसके अंदर लगा दिया अपना कीड़ा कि भाई मैं सिविल और मैट्रिमोनियल करता हूँ, ठीक है। और वो कीड़ा लगाने में मुझे 3-3.5-4 साल मेरे गुजर गए। इस बीच जो मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर को कहना चाह रहा हूँ कि मेरे को ऐसा लगा है, आपको ऐसा फील होगा कि ड्राई हो गया। अरे ड्राई तो हो गई, आपने क्लाइंट्स भी तो भेज दिए। सही बात है। तो मेरे पास उस टाइम 2 ऑप्शन थे, मैं उसको भी रख लेता, आजा भाई, इधर मैट्रिमोनियल वाले को भी रख लेता, और किसी को भी जस्टिफाई नहीं करता। तो ये सब क्या बाहर जाके क्या बोलते, अरे वकील तो है लेकिन बढ़िया नहीं है। हाँ जी ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन लॉयर को द पॉइंट इज रेपुटेशन, टैग, भाई सब अपने नाम पे डेंट नहीं आने देना। मैंने देखा है आज के डेट में बहुत सारे लॉयर सोशल मीडिया पे ड्रिंक करते हुए अपनी पार्टीज कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं। करिए, कौन रोकता है आपको? आप डेजिग्नेटेड प्लेस पे करिए, डेजिग्नेटेड माहौल में करिए। आप इसे ऐसे दिखाने के लिए ना करिए कि आप वकील है तो आप स्मोक कर सकते हैं। मैं समझ रहे हैं, आजकल एक प्रॉब्लम यह है कि आप ऐसा दिखाने लग जाते हैं मीडिया पे। तो हो सकता है आपका कोई पेयर सर्कल, आपका फ्रेंड आपसे इंप्रेस होगा, बट आपका क्लाइंट आपसे इंप्रेस नहीं होगा। सही बात। तो ऑन अ लार्जर नोट जो हमें देखना है, हमें काम करना है अपने क्लाइंट के लिए ना। हमारा जो फोकस है वो क्लाइंट है। तो नैरो वकालत जब आप करते हैं तो आप उस वकालत में एक तो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, फॉर द रीजन आपने एक केस के अंदर ऑलरेडी थोड़ी बहुत नॉलेज तो ले ली जी। दूसरे में आप उसको अप्लाई करते हैं जी। जुडिशरी में जो जुडिशियल ऑफिसर है उसके सामने आपकी एक फेस वैल्यू क्रिएट हो जाती है कि उसको पता है कि ये डॉक्टर साहब तो केसेस लेके आते हैं मैट्रिमोनियल के, और एक ही बारी वो इंप्रेशन बना लेता है कि इनके केसेस ठीक होते हैं यार। तो द जज ऑल्सो रिकॉग्नाइजेज यू एज अ गुड लॉयर। ओके। एंड देन आपकी टीम भी आपको रिकॉग्नाइज करते हैं कि सर बड़ा ऑनेस्टली काम करते हैं। और फिर वो जो क्लाइंट है जिसको रिलीफ दिला दिया आपने, वो आगे जाके सबको फैलाएगा। वही प्रमोशन है आपका, और कोई तरीका नहीं है क्लाइंट लाने का, रेफरेंस। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है हमें अपने प्रोफेशन में फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स के लिए। देखिए सेकंड और थर्ड जनरेशन लॉयर का तो सब कुछ सेटल्ड ही है। उनके पास तो बहुत सारी, उन्होंने तो अपना सेटअप बना लिया, उनके बच्चों के पास ऑलरेडी 3-4 हजार केसेस होंगे, लिंक्स होंगे, लाइजनिंग्स होंगे। बट जो फोकस है आज इस पॉडकास्ट का कि हमें फर्स्ट जनरेशन लॉयर पे क्या बोलना है। बिल्कुल। फर्स्ट जनरेशन लॉयर को ये समझना है, मेरी ड्रेस, मेरा एड्रेस, मेरी रेपुटेशन, मेरे स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर आप कहीं समाज में बैठते हैं और आप बात जिस तरीके से करते हैं वो बड़ा अहम है फर्स्ट जनरेशन लॉयर के लिए। आपका व्यवहार बहुत बड़ा मैटर करता है कि हाउ डू यू डील विद पीपल, हाउ यू हम्बल। तो अगर आप कोर्ट में एलमद को, हमारे कोर्ट में जो स्टाफ होता है एलमद या रीडर होता है, कोर्ट मास्टर जिसे कहते हैं, उसके साथ आप किस तरीके से बिहेव करते हैं उसमें भी क्लाइंट ऑब्जर्व कर रहा है। हर कोर्ट की हर चेयर पे कुछ क्लाइंट्स बैठे होते हैं। आप यकीन माने कि मेरे को कई बार ऐसे भी केसेस मिल गए जो मैं आर्ग्यू करके निकला, तो बाहर क्लाइंट भागता हुआ आया, बोला वकील साहब अपना कार्ड दो, तो ठीक है कार्ड ले लो, कार्ड में क्या परेशानी है। एंड यू ट्रस्ट मी दैट बाद में वो क्लाइंट आया और वो मटेरियलाइज हुआ। और क्यों मटेरियलाइज हुआ, उसने बोला वकील साहब हमने ना आपको देखा वहां पे, हम ऑब्जर्व कर रहे थे, हम तो, हमारा केस नंबर था 30, आपका था 15, हम 15 केस सुन के बैठे थे 14, हम आपका भी सुन रहे थे, लेकिन हमने ये देखा कि 14 में ना 15वां जो आपका केस था ना वो बहुत बढ़िया लगा मुझे, तो हमें आपसे कराना है, ठीक है। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस, फर्स्ट जनरेशन लॉयर को ये समझना है ध्रुव जी कि कैसे बिहेव कर रहे हो भाई आप ना, आप हाउ यू डील विद पीपल। इवन योर जो पार्किंग वाला स्कूटर वाला है आपकी कोर्ट का, उसके साथ भी आप जो डील करते हो ना वो भी ऑब्जर्व हो रहा है। एग्जैक्टली तो हमें ये समझना है 24 घंटे कि हम सब सीसीटीवी में है। मतलब वंस यू अंडरस्टैंड, देखिए किसी भी आप सपोज घर में है, आप ड्राइंग रूम में आप कैसे भी पड़े हुए हैं जी, अगर आपको पता लग जाए मेरे ड्राइंग रूम में एक सीसीटीवी लगा हुआ है जो मेरा इमीडिएट बॉस देखता है, आपका रिएक्शन चेंज होगा नहीं होगा? होगा ना। तो हम सबको ये समझना पड़ेगा कि हम सब एक रडार में हैं। फर्स्ट जनरेशन लॉयर के ऊपर एक सीसीटीवी लगा हुआ है, वो देख रहा है। तो जब आप उस ओमनी प्रेजेंट आदमी को हाजिर नाजिर मानोगे, आप ये मानोगे कि यार मैं किसी को रिपोर्टेबल हूँ, तो आप अपने कंडक्ट सुधारोगे। और जब कंडक्ट सुधारोगे तो ट्रस्ट में ये कोई, देखिए कोई जब कर लो तब कर लो कुछ भी कर लो, वकालत में क्लाइंट आपके व्यवहार से आना है। सही बात। वो जमाने चले गए जहां पे ना झाड़ के भगा दिया जाता था क्लाइंटों को। आई नो सीनियर्स, चल कल बताएंगे तेरी डेट का, भाग जाए यहाँ से। आजकल जमाना वो नहीं है सर। आजकल कंप्लीट सर्विस सेक्टर है ये, आप सर्विसेज नहीं देंगे क्लाइंट फाइल उठा के चला जाएगा और आप कुछ नहीं कर सकते उसका। तो एज अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर लार्जर ड्यूटी है मेरे कंधों पे कि भाई साहब ये क्लाइंट को मैं रिटेन कैसे करूंगा, और ऑनेस्ट रहे ना हम उसके साथ, हम उसका काम सीरियसली करें। रिजल्ट देखो, वकालत में कोई रिजल्ट की गारंटी नहीं है, हम कहीं लिख के नहीं देते कि तेरा ये रिजल्ट है। कोई कोर्ट हमारे को इस चीज पे मुकदमे में नहीं ला सकती कि वकील का फैसला, वकील ने केस सही नहीं लड़ा, हमारे पे कोई मुकदमा नहीं हो सकता। कोई कोर्ट ये फैसला नहीं दे सकती कि वकील साहब की वजह से केस हारे, कभी नहीं हो सकता। तो जब इतने प्रिविलेज मिले हुए हैं तो व्हाट स्टॉप्स यू टू डू ऑनेस्ट प्रैक्टिस? सही बात है। क्यों घुमाना है हमें? तो हम तिगड़मबाजी ना लगाएं, हमें जितनी नॉलेज है सीनियर से डिस्कस करें, सोशल मीडिया से डिस्कस करें, अपने पीयर से डिस्कस करें और उसका बेस्ट टर्नआउट करके अपनी पिटीशन में लगाएं और वेट करें कि क्या होगा मेरे केस का। दिस शुड बी द वे, That is the right way for the first generation lawyer. तो अंकित सर हम आगे डिस्कस ये करेंगे कि आप ये थोड़े से रैपिड क्वेश्चंस करते हैं, है ना। आप सबसे पहले ये बताइए कि जो एक लॉयर है उनके पास पीएचडी क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या क्या डिग्री के फ्रेजेस रहते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ तक जाना है। देखिए लॉ में बेसिकली जो मेजर डिग्री है वो है एलएलबी। अगर एलएलबी है तो आप अपनी वकालत कर सकते हैं। इसके सिवा आपके इंटरेस्ट है, अगर आप एलएलएम करते हैं तो वो मास्टर्स है, तो वो एक थोड़ी स्पेशलाइज्ड फील्ड हो जाती है। जैसे आजकल एलएलएम एडीआर बहुत चल रहा है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, या आजकल कॉर्पोरेट लॉज में जा रहे हैं या क्रिमिनल में जा रहे हैं, तो वो मास्टर्स हो गई। तो आप स्पेशलाइज्ड नॉलेज की तरफ जा रहे हैं। और उसके बाद डॉक्टरेट जो है वो एक फिलॉसफी की डिग्री हो गई, जहां पे आप एक किसी सब्जेक्ट पे रिसर्च करने के लिए मन बनाए बैठे हैं। तो जरूरी है कि, मेरा ऐसा मानना है कि ओवरऑल, क्योंकि एज है, अभी आपने एलएलबी करी है, तो फर्स्ट जनरेशन लॉयर के लिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप क्वालिफिकेशन में 7 साल ले लें तो आपको बेनिफिट रहेगा इन अ लॉन्ग रन जी। क्योंकि अल्टीमेटली पीएचडी अगर आप हो गए, एलएलएम हो गए, आपने नेट का एग्जाम होता है वो क्लियर कर लिया, तो एक लेटर एज के ऊपर आपके पास टीचिंग की लाइन खुल जाती है, आप प्रोफेसर बन सकते हैं, वो भी है। साथ में द जुडिशरी आल्सो, द जजेस आल्सो रिकॉग्नाइज यू। जब आप डॉक्टर होते हैं, जैसे मैं डॉक्टर हूँ, कई जजेस पूछते हैं डाइस पे से कि वकील साहब पीएचडी आपकी हो गई है, तो दे गिव दैट रिस्पेक्ट। तो अगर वो आपने डिग्री कर रखी है तो आपको वो चीजें तो मिलेंगी।
सर द अदर क्वेश्चन इज कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, तो एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर लगातार इन तीनों कोर्ट्स में किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकता है, कैसे वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्रुव, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई मीन बिकॉज सी प्रॉब्लम इज कि ना सबको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाना है। एग्जैक्टली हर आदमी, और दिल्ली में हमारे पास फॉर्चुनेटली एडवांटेज ये है कि हाई कोर्ट भी यही है, सुप्रीम कोर्ट भी यही है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी यही है। दिल्ली के अंदर सारी कोर्ट्स है। यूपी वगैरह में नहीं है। यूपी में या इलाहाबाद या लखनऊ हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट है तो दिल्ली आओ, नहीं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हर डिस्ट्रिक्ट में है। 73-75 जिले हैं, तो दिल्ली में ये एडवांटेज है। बट मेरा सजेशन इसमें ये है, जो मैंने खुद भी करा, कि इनिशियली स्टार्ट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्लीज। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से करते हैं ना, आप यकीन माने, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, कितने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के वकील मैं जानता हूँ, सीजन्ड लॉयर्स को जानता हूँ, जिनसे अगर आप ये पूछ लो ना कि गोशवारा नंबर क्या होता है, तो उन्हें नहीं पता। अब गोशवारा नंबर क्या है, जब भी कोई फाइल खत्म होती है कोर्ट में, तो उसे एक रिकॉर्ड में रखा जाता है, तो उसमें गोशवारा नंबर चढ़ाया जाता है। सो मेरा एक दोस्त है, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है पिछले 25 साल से, और मतलब सीनियर ही हो गया, दोस्त भी है, अब तो फ्रेंड्स हैं हम लोग। तो उसने एक बार ही पूछा कि यार अंकित एक बात बता, हाई कोर्ट जज साहब ने बोला है कि गोशवारा नंबर लेके आओ, तो ये गोशवारा कहाँ मिलता है? मैंने कहा गोशवारा कहाँ मिलता है, मतलब इट इज अ रजिस्टर व्हिच इज मेंटेन्ड इन द रिकॉर्ड रूम एंड यू हैव अ गोशवारा नंबर। सो फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस टेक्निकलिटीज, ये समझने के लिए छोटी छोटी बारीकियां, अगर आपने ट्रायल से गए हो ना, आप यकीन माने जितने जुडिशियल ऑफिसर्स अगर ट्रायल कोर्ट में वकील रहे हैं और वो जज बन गए, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट जज बन गए या वो हाई कोर्ट गए, दे परफॉर्म फार बेटर देन एनी अदर जुडिशियल ऑफिसर, एंड दैट इज ऑन रिकॉर्ड। ये सुप्रीम कोर्ट भी कह चुके कई बार। सो ऐसी लॉयर का है, अगर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से गया है, ठीक है, हाई कोर्ट करिए, सुप्रीम कोर्ट करिए, वेरी वेल, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। बट एज अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जरूर करिए, और कम से कम 5 साल करिए जी। आप बहुत जल्दी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएंगे तो डिजास्टर होगा, आपको नीचे का नहीं पता होगा, स्क्रैच पे क्या काम हुआ वो नहीं पता। तो मेरा सजेशन ये है कि आप पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करिए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक स्टेबिलिटी लाते हैं, तो उसके बाद आप हाई कोर्ट के ब्रीफ्स भी पकड़िए, सीनियर्स को ब्रीफ करना शुरू करिए, सीनियर्स के साथ अटैच रहिए हाई कोर्ट में, उनके काम करिए, उनको असिस्ट करिए, और उसके बाद धीरे धीरे हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट, वो तो बिल्कुल लास्ट है। तो ये जर्नी मेरे हिसाब से एक वकील की जिंदगी में 40 साल की जर्नी होनी चाहिए, जिसके अंदर वो 10 साल 15 साल डिस्ट्रिक्ट में इन्वेस्ट करता है, 10-15 साल वो हाई कोर्ट करता है, फिर 10 साल वो सुप्रीम कोर्ट में रहता है। मुझे लगता है ये जर्नी होनी चाहिए। ओके, एंड एक क्वेश्चन और है कि लॉयर्स को तो पता रहता है कि एक क्रिमिनल को डिफेंड कर रहे हैं वो, एंड कुछ ऐसे क्रूशल क्राइम है लाइक रेप, मर्डर, उसके बाद भी डिफेंड करते हैं, वाई? पैसे के लिए? देखिए, नहीं, पैसे के लिए बिल्कुल नहीं। एक बड़ी सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ, एक वकील का कर्तव्य क्या है, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ अ लॉयर? अ ड्यूटी ऑफ अ लॉयर इज टू डिफेंड हिज क्लाइंट टिल हिज लास्ट ब्रेथ। आखिरी सांस तक अपने क्लाइंट को न्याय दिलाना, ये उसका काम है। जजमेंट देना जज साहब का काम है। ओके, अगर एक वकील जजमेंटल हो गया, अगर मैं आज जजमेंटल हो गया कि मेरा क्लाइंट गलत है, मैं डिफेंड कर रहा हूं, तो फिर मैंने तो खत्म कर दिया। हो सकता है वो इनोसेंट हो, कल को वो एक्विट होएगा कोर्ट से। फैसला किसने दिया? जज साहब ने। मैंने तो नहीं दिया फैसला, मैंने अपने क्लाइंट का केस रखा, मैंने एविडेंसेस करी। हाँ, इसमें एक पॉइंट आता है मैनिपुलेशन। अगर एज अ लॉयर आप अपने क्लाइंट की एविडेंसेस मैनिपुलेट करवा रहे हो, अगर एज अ लॉयर आप झूठे गवाह बना रहे हो, अगर आप झूठी मतलब एक मैल प्रैक्टिस कर रहे हो प्रोफेशन में, तो वो तो वैसे भी गलत है, वो तो वैसे भी नहीं होना चाहिए, वो तो अपराध हो गया जी। तो आपको देखिए अपने आप से भी जस्टिफाई करना है। मैं एज लॉयर मैं ये समझूं कि मुझे न्याय भी दिलवाना है क्लाइंट को, राइट तरीके से भी दिलवाना है, तो यहाँ पे रोल आ जाता है आपके इनर इंजीनियरिंग का, कि आप एज पर्सन कितने अच्छे हो जी। कि आप जो वकालत कर रहे हो आप कितने अच्छे हो, मतलब आपका दिल क्या गवाही देता है। तो अगर आपका जो सवाल है कि क्या मेरा क्लाइंट गलत है, मैं लड़ूंगा, मैं 100% लड़ूंगा उसके लिए, कोई रोक नहीं सकता मुझे लड़ने से। मैं कोर्ट में जाऊंगा उसको लेके, वो गलत है सही है मैंने नहीं बताना। मेरा क्लाइंट मेरे पास आया अपनी समस्या लेके, मुझे उस समस्या के लिए कचहरी जाना है और मुझे कचहरी में आवेदन लगाना है कि साहब मेरी अर्जी सुन ली जाए। जज साहब फैसला कुछ भी करे,
दैट इज द रीजन आई से फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स को, कई लॉयर्स आते हैं रोते हुए, फर्स्ट जनरेशन नए बच्चे हैं, कि सर हम ये केस हार गए, या सर ये क्रॉस एग्जामिनेशन ऐसा उल्टा पड़ गया। कोई बात नहीं, पहली बात हमें ये समझनी चाहिए कि वी शुड नॉट इमोशनली अटैच टू अ केस। क्यों हमें अटैच होना इमोशनली? दूसरा हमें ये समझना चाहिए इट वाज अल्टीमेटली अ केस, एक मुकदमा था यार, उसमें एक जीतेगा एक हारेगा, या सेटलमेंट होगा दोनों जीतेंगे, जैसे कोर्ट बार बार आजकल कहते हैं सेटल करो तो दोनों जीतेंगे, बट देन ये नहीं हो सकता हमेशा आप जीतोगे। तो प्लीज एक मेरी टिप है लॉयर्स के लिए जो फर्स्ट जनरेशन है, यंग लॉयर्स है, प्लीज डोंट गारंटी द आउटकम ऑफ द केस। आप गारंटी मत करो मैं करा दूंगा, कैसे करा दोगे भाई? ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा मैजिक वर्ड किसी के पास नहीं है। इवन आप पढ़िए सीनियर एडवोकेट राम जेठमलानी के बारे में, आप देखेंगे कि कितने केसेस वो अपने करियर में हारे हैं, स्टिल ही वाज अ नंबर 1 लॉयर, क्रिमिनल लॉयर एट दैट टाइम व्हेन ही वाज अलाइव। तो हारने के बाद में नंबर 1 होना, इसका मतलब कला क्या है? इसका मतलब है वकील ने अपना काम अच्छा करा, फैसला क्या आया इज नथिंग टू डू विद इट। तो मेरा तो ये सजेशन रहेगा। पुलिस एंड लॉयर्स के क्या मतलब रिलेशंस है, किस तरीके से आपस में वो कम्युनिकेट करते हैं और रिलेट करते हैं काम को? क्या वो एक एनिमी है या फ्रेंड्स की तरह है, या अपना अपना काम कर रहे हैं? और एक केस में उन दोनों की क्या भूमिका रहती है एक साथ? देखिए, फॉर्चुनेटली आपने जो क्वेश्चन इस पॉडकास्ट में पूछा, मैं खुद दिल्ली पुलिस का लीगल कंसल्टेंट भी हूँ, तो इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, एक जमाना था वकालत में जब कहते थे वकील और पुलिस का 36 का आंकड़ा है। हाँ जी, राइट। आज की डेट में ये मैं यकीन से कह सकता हूँ ये कंप्लीटली चेंज हो गया है। ना तो पुलिसिंग उस प्रकार की रह गई है, ना एडवोकेसी उस प्रकार की रह गई है। अब दोनों टेक्नोलॉजी का यूज करके आगे बढ़ रहे हैं और दोनों इंटरलिंक्ड है। पुलिस वकील के बिना काम नहीं कर पा रही है और वकील पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बिना काम नहीं कर पा रहा है। आज का जो युग है वो हमें ये समझना पड़ेगा कि रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट का युग हो गया है। आपको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, आप यकीन माने कि जो फेडरल कोर्ट्स हैं हमारे ब्रिटिश के, वहां पे जो प्रोसिक्यूटर साहब होते हैं उनका एक अलग ओहदा होता है। उनको आप ऐसे नहीं ट्रीट करते जैसे हमारी कोर्ट्स में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ट्रीट करा जाता है। उसने जो कह दिया जज उसकी बात को काटता नहीं है फेडरल कोर्ट्स में। अभी धीरे धीरे हमारे देश में भी ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं जहां पे आप पुलिस को अलग नजर से देख रहे हैं। देखिए, पुलिस में भी ना दो तरीके की पेरिफेरी है। एक तो होता है जो आपके कांस्टेबल और आपके सब नीचे लेवल का जो स्टाफ है जो बेसिकली रखा गया लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। तो यू विल फाइंड देम रूड, एब्सर्ड टॉकिंग, अब्यूजिव एट टाइम। वो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये बदतमीज लोग हैं एट टाइम होता है। और उनकी मजबूरी है, उनको 1000 आदमी का बलवा आ रहा है उसको रोकना है, तो कौन रोकेगा? आईपीएस तो नहीं रोकता, ऑब्वियस है। द कमिश्नर डोंट कम टू द ग्राउंड एंड स्टॉप्स देम, वो उसी को रोकना है भाई। तो उसकी थोड़ी बॉर्न एंड ब्रॉट उसकी ट्रेनिंग इस तरीके की है। तो कई बार क्या होता है जब कोई लॉयर किसी पुलिस से भिड़ जाता है, लोअर लेवल पे किसी से झगड़ा हो जाता है, तो फिर वो आपस में दिखता है बड़ी फाइट हो गई वकीलों के बीच में या पुलिस के बीच में। बट आप देखिए, यू टॉक टू एसएचओ, यू टॉक टू एसीपी, यू जॉइंट सीपी टू सीपी, आप देखेंगे कि का जो इंटेलेक्ट है वो अच्छा है, मतलब बिहेवियर नेक्स्ट टू लेवल, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वकील तो यार इंटेलेक्चुअल इतना है कि आप देखिए वो तो आईपीएस को एडवाइस करता है, वो चीफ मिनिस्टर्स को एडवाइस करता है। अभी रिसेंट में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को बाहर लाने वाले साहब अभिषेक मनु है ना, एंड ट्रस्ट पूरा कैबिनेट उठ दिल्ली सरकार का को थैंक यू करना, आप उसको क्या मतलब समझ। तो प्लीज फर्स्ट जनरेशन लॉयर समझिए, आपको काम नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं ना, आप इतनी पावर है कि को भी जेल से बाहर निकाल के लाए और जेल में भिजवा भी सकते हैं, बाहर हैं और हैं। तो प्लीज ये जो प्रोफेशन छोटा मोटा नहीं है, प्रोफेशन में आज हम आए वेरी बिग। पुलिस का जो बिहेवियर अब बहुत चेंज है और मेरी अपील है जितने भी यंग लॉयर्स हैं, जितने भी फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स हैं, उन सबसे मेरी अपील है कि प्लीज अंडरस्टैंड द प्रेशर्स। तुम्हारे पे प्रेशर है, उन पे भी प्रेशर है, ऑब्वियस है। वो एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में काम कर रहे हैं।
रिगार्ड दीजिए, जैसे मैंने कहा व्यवहार आप सबसे ही अच्छा रखिए ना। आपको क्या फर्क पड़ता है वो पुलिस वाला है या वो डॉक्टर है या वो जज है, आप व्यवहार अच्छा रखेंगे तो सब कुछ अपने आप अच्छा होगा। तो एज अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर यू ओ अ बेटर मोर ड्यूटी टूवर्ड्स पुलिसिंग। आप उसको काम करने दीजिए। बहुत सारे वाकये ऐसे आते हैं, मेरे क्लाइंट को उठा के ले गया था जी, मैं थाने में गया, वो थाने के अंदर मुझे घुसने नहीं दे रहा था, मैंने मारा रख के। ऐसा होता है मेरे साथ, क्योंकि मैं आई एम द लीगल कंसल्टेंट ऑफ दिल्ली पुलिस। तो मेरे सब डिवीजन में 3 थाने आते हैं मेरे पास, तो उन 3 थानों में किसी वकील के साथ कोई अगर किसी ने आईओ ने या किसी ने कर दिया तो फोन मारते हैं कि वकील साहब ये ऐसा हो रहा है आपके थाने में, हमारी इज्जत नहीं है। अरे इज्जत नहीं है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, उसको भी ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उसको भी प्यार से तरीके से आपको डील करना चाहिए था। यू आर अल्टीमेटली ऑफिसर ऑफ द कोर्ट और आप अपना केस लेके नहीं गए हो, आप क्लाइंट के लिए वहां गए हो। एट द सेम टाइम आप भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हो कि भाई तरीके से बात कर लो, थोड़ा प्यार मोहब्बत दिखा लो। तो आई से यू, वकालत और लीगल प्रोफेशन इज नॉट गुंडाइज्म। ठीक है, यू हैव पावर, आज मेरे पास पावर है, मेरे को लिंक्स है, मेरे को लोग जानते हैं, जुडिशरी मेरा कोऑपरेशन करती है, बट इसका मतलब मैं गुंडा नहीं हूँ। ऑब्वियस। और जब हम फर्स्ट जनरेशन लॉयर ये समझ लेंगे तो हम आगे आने वाली जनरेशंस को भी ऐसे ही प्रिपेयर करेंगे कि भाई गुंडे नहीं है। तो प्रॉब्लम है इसकी, जब आप पुलिस को गुंडाई दिखाओगे तो देखो फिर वो पुलिस वाला है। सही बात, ठीक है। और अपनी पे आ जाए पुलिस वाला तो फिर वो अपनी कागज पत्थर करता है, फिर हम लोग स्ट्राइक्स करते हैं, फिर वो एक एटमॉस्फेयर ऐसा दिखता है कि हम लोग आपस में 36 का आंकड़ा रखते हैं, जबकि लार्जली ऐसा नहीं है, लार्जली ऐसा नहीं है। तो सर 13 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस हो गई आपकी कंप्लीट। तो एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर को आप क्या बताना चाहेंगे कि इस स्टेज पर आगे इनकम कितनी होने लगती है? क्योंकि वो तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो कि चलो 13 साल मैंने प्रोफेशन में मेहनत करी, क्या रिजल्ट मिलेगा, कितने पैसे कमा पाऊंगा? मैं आपकी बात और गाइडेंस के साथ। सो देखिए, ये एक बड़ा ऐसा सवाल है जो सबके मन में होता है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर आप डे 1 से मेहनत कर रहे हैं और आप लगे हुए अपनी वकालत में और आपको वकालत से प्यार है, शिद्दत से प्यार है, जैसे कहते हैं ना कि जैसे जब आप बिल्कुल टीनेज में होते हैं तो आपको प्यार होता है, आपका एक क्रश होता है, सबका एक क्रश होता है, और आपको फिर सब्सिक्वेंटली जब आप थोड़े मैच्योर होते हो तो आपको प्यार होता है ना। तो वो प्यार कैसा होता है? अनकंडीशनल लव होता है, वो उसमें कोई कंडीशन नहीं होती जी। तो वो अनकंडीशनल लव जो होता है ना, वो एक डेडिकेशन के साथ आता है, जो मतलब इधर आपकी फैमिली है, इधर माँ बाप है, भाई बहन है, सब कुछ, और उधर आपकी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, तो आपकी प्रायोरिटी सेट है कि अब मेरे को उसी पे फोकस करना है, मेरी जिंदगी वही है ना। वो जो बैंडविड्थ है ना, अगर वो बैंडविड्थ आप अपने करियर में लेके चले हो तो आप यकीन माने, डाउन द लाइन, आई एम नाउ 13 years old एज एडवोकेट, आपको घर, गाड़ी, बंगला, आपके बच्चों की एजुकेशन बहुत अच्छे स्कूल्स में, आपको हर सुख सुविधा, आप इतना कमा लेते हैं कि आप इंटरनेशनल ट्रिप भी कर सकते हैं, आप डोमेस्टिक ट्रिप्स भी कर सकते हैं, आप उसमें सेविंग्स भी कर सकते हैं, आप SIP भी कर लोगे, आप शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर लोगे, इतना पैसा आप कमा लेते हो। तो अगर फिगर में आप आओगे तो देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि इनिशियली किसी भी लॉयर को टू स्टार्ट विद इन अ प्रैक्टिस, उसे उसके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मिल जाए तो उसे खुश होना चाहिए कि मेरे को एटलीस्ट मेरे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बेयर हो रहे हैं, मेरा और कोई खर्चा नहीं है। अगर डाउन द लाइन में 5 साल का लॉयर हो गया है तो उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के साथ साथ उसको उसके पास लगभग 5 साल के अंदर 30 से 40 मुकदमे अपने होने चाहिए अपने धीरे धीरे, और लगभग 50 से 60-70 हज़ार रुपए आज के डेट में उसे कमा लेने चाहिए अगर वो 5 साल का वकील है। तो अगर वो उसके बाद ग्रो कर गया तो देखिए उसके बाद तो कोई पेरिफेरी नहीं है, मतलब 10 साल डाउन द लाइन यू डोंट नो कि क्या कर जाओ आप। देयर आर लॉयर्स, आई टेल यू, मेरा एक दोस्त है जो मेरे साथ ही फर्स्ट जनरेशन लॉयर है, 13 साल उसको भी हो गए क्योंकि हम साथ ही एनरोल हुए हैं, एंड वो आई थिंक ही मेक्स अप्रोक्सीमेटली 1 crore a month, उसको वो इतना भी कमा लेता होगा। क्या बात, ठीक है। तो एंड देयर इज अनदर टिप फॉर फर्स्ट जनरेशन लॉयर, प्लीज डोंट गेट डिसहार्टेड। अब मैं सोचूं मेरा दोस्त 1 करोड़ रुपए महीना कमाता है यार, मैं 20 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ यार, क्या है ये, मेरा तो करियर क्या है, मैंने क्या करा 13 साल में। सो प्लीज डोंट गो बाय दैट। फर्स्ट जनरेशन लॉयर, तुम यार कुछ भी कर रहे हो, अगर तुम खुश हो और तुम्हारे घर के एक्सपेंसेस चल रहे हैं ना तो बस ठीक है। ये प्रोफेशन इतना कुछ देगा, आप यकीन माने कि
क्या किसी आम आदमी के बस की है कि वो एक आईएएस ऑफिसर को एडवाइस कर दे? बिल्कुल भी नहीं। तो आप एसएचओ के रूम में नहीं घुस सकते, ठीक है? दिस प्रिविलेज इज गिवन टू मी बाय माय प्रोफेशन। तो अब इसकी आप वेटेज कैसे कैलकुलेट करोगे? मतलब सही आप बात इसकी है। क्वांटिफिकेशन लगाओ। तो अगर आप जो मेरे से सवाल पूछ रहे हो ना, आप महीने में क्या कमाते हो, तो मैं तो कहूंगा मैं 500 करोड़ से ज्यादा कमाता हूँ। फॉर द रीजन, जब एक आईएएस ऑफिसर मेरे ऑफिस में आके मेरी वेट कर लेता है 15 मिनट, तो उसकी क्वांटिफिकेशन क्या है? Obvious है है। कोई पैमाना? जिसके ऑफिस के बाहर उससे मिलने के लिए लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं और शायद 2-2 साल में अपॉइंटमेंट नहीं मिलती होगी, वो मेरे ऑफिस में 2 घंटे वेट करके चला जाता है। तो इट इज ऑन क्वांटिफिकेशन। ये सब वकालत का रिजल्ट है भाई। तो हाँ, बेयर नेसेसिटीज, जो आपको खर्चा पैसा चाहिए घर चलाने के लिए, वो सबको चाहिए, वो सब वो जजेस को भी चाहिए, वकील को भी चाहिए, मुंशी को भी चाहिए, आपके क्लर्क को भी चाहिए, तो वो तो है ही। बट ट्रस्ट मी, मेहनत करो, फोकस रहो, डेडिकेटेड रहो, आ जाएगा यार पैसा, इतना कोई बुराई नहीं है। और 3-4-5 लाख रुपए महीना कमाना वकालत में नट्स, मैं आपको इतना एश्योर कर सकता हूँ एज अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर। अगर आपने 5-6 साल शिद्दत से मेहनत करी है तो 5-6 लाख रुपए कमाना इज नॉट अ बिग डील फॉर एनीबॉडी। It is very nuts. तो फर्स्ट जनरेशन लॉयर या जो स्टार्ट कर रहे हैं ऐसे लॉ करियर, जिनके फादर या फैमिली में कोई लॉयर्स नहीं रहे हैं, तो मे बी उनके अभी तक सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, एक इंस्पिरेशन भी मिली होगी डॉक्टर अंकित सर को देखकर। तो अगर किसी के कोई भी क्वेश्चंस हैं या कोई लीगल इंक्वायरीज है और हमारे पॉडकास्ट के थ्रू सर आपके पास आ रहे हैं, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कंसल्टिंग आप उनसे फ्री ऑफ कॉस्ट करें। अच्छा, तो ठीक है, दिस इज पॉइंट नोटेड ध्रुव, बिकॉज मतलब सर का कंसल्टिंग अमाउंट काफी हाई है, तो मैं इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ। मैं आपको बल्कि एक और टेक देता हूँ इसके ऊपर कि ध्रुव ने मेरे से बोला है कि मेरे को कंसल्टेशन फीस नहीं लेनी। मैं इनके पॉडकास्ट में एक प्रॉमिस और करता हूँ कि इनके पॉडकास्ट को देख के अगर कोई भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का व्यक्ति आएगा तो मैं उसके केस को फ्री में लड़ूंगा, प्रो बोनो लड़ूंगा, उससे कोई चार्जेस ही नहीं लूंगा, उसकी कोर्ट फीस भी मैं अपनी जेब से लगाऊंगा। इट्स मतलब बहुत ही सर आपका हम्बल नेचर है और काफी इंफॉर्मेशन मिली इस पॉडकास्ट से आप मैं बात करके रिगार्डिंग टू द criminal, crime, lawyer, court and first generation lawyer also. Right. And it's a honor कि आप यहाँ आए। थैंक यू सो मच सर। दोबारा फिर मिलते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी लीगल इंक्वायरीज हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। तो मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच। राधे राधे। थैंक यू।